आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे बंगाल की, जुड़ी हुई है मणिपुर के साथ। मणिपुर में दो महिलाओं के साथ जिस किस्म की दरिंदगी हुई, उसका वीडियो तक आया, देश दुनिया में फैला, पूरे देश में उबाल है, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है। लेकिन इस बीच एक खबर पश्चिम बंगाल से भी आ रही है। पश्चिम बंगाल में अभी पंचायत चुनाव हुए। बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई और केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के हों, लेफ्ट के कार्यकर्ता हों, वहां दर्जनों जाने गई हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। अब एक कंप्लेंट पुलिस में ऑफिशियल तौर पर दर्ज हुई और अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इसका जिक्र किया है और ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे हैं। ये ऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस में जो दर्ज हुई है उसमें वाकया 8 जुलाई 2023 का बताया गया, जब पंचायत के दिन, चुनाव के दिन पोलिंग होनी थी, वोटिंग होनी थी। एक ग्राम सभा की उम्मीदवार, एक महिला, ये बीजेपी से जुड़ी हुई है, ऐसा इस कंप्लेंट में कहीं मेंशन नहीं है। अमित मालवीय ये दावा कर रहे हैं। वो लिखा है कि वो पोलिंग बूथ में मौजूद थी, वहां पर टीएमसी का उम्मीदवार आता है अपने समर्थकों के साथ, महिला को मारा पीटा जाता है, महिला के कपड़े उतार दिए जाते हैं, उन्हें निर्वस्त्र कर दिया जाता है। इसमें इतनी डिटेल तक लिखी हुई है शिकायत में कि उनके अंदर के कपड़े तक खींच के फाड़ डाले गए। उसके बाद मारपीट करके उनकी परेड कराई। ये सारे इल्जाम लग रहे हैं एक महिला उम्मीदवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं टीएमसी के उम्मीदवार के ऊपर पंचायत चुनाव में। पुलिस में कंप्लेंट होती है, इसमें नामजद कंप्लेंट है, 5 लोगों के नाम दिए गए हैं, 40-50 और लोग हैं। महिला की छाती के ऊपर मारा जाता है, ये इस कंप्लेंट के अंदर लिखा है। लेकिन और ये भी लिखा है, इस बीजेपी ने अपनी इस आरोप पत्र में ये भी लिखा है कि ये जो नबन्नो जहां सेक्रेटेरिएट है उससे बहुत दूर पर नहीं हुआ है ये सब कुछ जो हुआ है। तो फिर ममता बनर्जी इस पर खामोश क्यों? ममता बनर्जी ने मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, उचित है, मामला ही ऐसा था। लेकिन अपने राज्य में जब कुछ ऐसा हो तो इतनी खामोशी, और उन्हीं की नहीं बल्कि उनके साथी जितने लोग हैं सबकी खामोशी। अगर आज बीजेपी ये कहती है कि ये दोहरा मापदंड है या नहीं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। ये बात बीजेपी कह रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा कुछ मणिपुर में हुआ वैसा ही कुछ किसी और राज्य में भी हो रहा है। तो हमारा रवैया, हमारा रिएक्शन ये देख करके नहीं बदलना चाहिए कि वहां सरकार किसकी है या वहां चीफ मिनिस्टर कौन है। ममता बनर्जी लेकिन अभी क्योंकि वो लगातार सभाएं कर रही हैं और उनके निशाने पर बीजेपी ही है, तो एक सभा में अभी बोल रही थी और उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का जिक्र किया। तो सुनिए उनकी बात और उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। अगर ये मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई मां बहन का इज्जत नहीं रहेगा। उसको फेंक दो, उसको फेंक दो, तो अब आपको शांति मिलेगा। हम कुर्सी नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। वो देश को बेचने जाता है, हम देश को रक्षा करने चाहते हैं। देश के আমরা রক্ষা করতে চাই, দেশকে আমরা বাঁচাতে চাই। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর প্রোগ্রামে আমার কাছে প্রায় 3 লক্ষ ফোন এসছে এবং যেগুলো হসপিটাল গঠিত কাজ সেগুলো আমরা করে দিয়েছি। তাছাড়াও মোটামুটি प्रदीप जी, ये वारदात पश्चिम बंगाल की है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद महिला है, ममता बनर्जी जी। अभी वो जिस तरीके से कह रही थी बीजेपी आएगी तो महिलाओं की इज्जत नहीं रह जाएगी, इसे फेंक दो, उखाड़ के फेंक दो बीजेपी को सब जगह से। लेकिन क्या हमारे देश में ये कल्चर हो गया है आजकल, माहौल ये हो गया है कि वाकई में कहीं बीजेपी घिरती हुई दिखाई देगी तो उसकी तो बात भी करेंगे। मीडिया अगर उस पर कहीं बात नहीं करती है तो मीडिया पर भी तोहमत होगी। लेकिन आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की, तो मीडिया भी फिर वन साइडेड नैरेटिव दिखा रहा है, ये आरोप है, और बाकी विपक्ष भी कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल ये ट्रेंड बन गया है। और आप देखिए प्लेइंग टू द गैलरी जो होता है ना, ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में बोलती हैं, जनसभा में बोलती हैं, तो बांग्ला में बोलती हैं। इतना हिस्सा उन्होंने हिंदी में बोला, उसके बाद फिर बांग्ला पर चली गई। एक बात। दूसरा, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार की, यौन शोषण की 50 घटनाएं हुई, घर जला दिए गए, हत्या कर दी गई, पलायन हुआ, कहीं से कुछ आवाज नहीं उठी। लेकिन तो अपने इल्जाम में कहती है। अब इसके इन आरोपों के सत्यापन का क्या जरिया हो सकता है? किसी भी आरोप का, कहीं हिंसा हुई हो, पुलिस कंप्लेंट होगी या आप जाएंगे प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेंगे? हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है,
हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। बीजेपी की जो टीम गई पश्चिम बंगाल में भी, उसने बाकी सारे आरोपों में हत्याएं हुई सच है, बलात्कार हुए ये सच है, एक बात ऐसी कही है जिस पर आप वैसे यकीन नहीं करेंगे कि प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट तक काट दिए गए। ये उस डेलीगेशन ने आकर के बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी ने भेजा था। अब सिर्फ कि ये कोई नेता कह रहा है हम इस बात पर यकीन ना करें। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये घटना सचमुच हुई या नहीं इसको एक बार छोड़ दें, लेकिन ऐसा हो सकता है, यही अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, अगर ये संभावना के दायरे में भी है कि ऐसा हो सकता है तो भी गलत है, लेकिन जब अपने कार्यकर्ताओं पर पड़ती है। देखिए सीपीएम के लोग मारे जाने लगे तो वृंदा करात ने कहा है कि आप जनतंत्र की हत्या करके जनतंत्र को बचाने की बात नहीं कर सकती हैं। ये ममता बनर्जी से कहा है, और ये बेंगलोर की बैठक के ठीक एक दिन बाद, 24 घंटे बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है कि ये लौट कर आता है। सीपीएम ने जो किया उसको फल भुगतना पड़ा, कांग्रेस ने उससे पहले जो किया उसका फल भुगतना पड़ा। तो ममता बनर्जी को अगर लगता है कि वो बिल्कुल इस सब से ऊपर हैं और जनता को ये कुछ दिखाई नहीं देता, आज ये जो बोल रही थी कि बीजेपी आएगा जनतंत्र खत्म हो जाएगा, तो आपके ही जो साथी हैं जिनके साथ आप बेंगलोर में बैठी थी वो कह रहे खत्म हो चुका है। देखिए मणिपुर की वारदात के ऊपर देश में क्यों उबाल आया, तस्वीर में दिख रहा था, उसको वो देख कर ही खून खौल उठता था। यहाँ वीडियो तो नहीं है, लेकिन वो महिला कह रही है, अपने आप बता रही है, और हमने उनसे बात की, उस महिला से फोन पर बात हुई है। महिला बंगाली में बात करती हैं, बहुत कुछ उनकी पहचान के बारे में भी हम आपको नहीं बता सकते हैं। सुनिए जरा बातचीत का एक छोटा हिस्सा। তো আমার চুলের মুঠি ধরে পয়টা থেকে মানে স্কুলের যে পয়টা আছে না মানে সিঁড়ি আছে না ওখান থেকে আমার চুলের মুঠি ধরে আমাকে ঠেলে ফেলে দেয়। দেওয়ার পর আমার আঁচলটা ধরে ছিঁড়ে দেয়, মানে আমার কাপড় ধরে টানতে কাপড়টা আমার ছিঁড়ে গেছে, এরকম করেছে। ছিলে ফেলে দিয়ে আমার কাপড় ধরে টেনেছে। কেন হলো বলতে তখন তো ভোটের সময়, তখন তো সেসবগুলো রেলিং চালু হয়েছে, মানে ছাপ্পা চালু হয়েছে। এবার সেই সময়টা খুব মারপিট হচ্ছিল, আমি বুথের ভেতরে ছিলাম। সেই সময়টা আমাকে ওরকম ঠিলে টেনে হুড়ে ওরকম ঠিলে ফেলে দিয়ে বার করে দিয়ে ওরা ভোট করেছে, পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে এখানে। আমি তো বিজেপি থেকে প্রার্থী ছিলাম ঝর্ণা রায়, ওই জন্য ওর সঙ্গে আমার সঙ্গে এই ব্যাপারটা ওরা করেছিল। পুলিশ কমপ্লেন তো সেই মুহূর্তে তো করা হয় না, কিন্তু তারপরে এসে জেলা সভাপতি এসে আমার সঙ্গে মানে আমার কমপ্লেনটা সেই সময় তো আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিলাম না, যেহেতু আমাকে ঠেট দিচ্ছিল, আমার সঙ্গে মানে বাড়ি ভেঙে দেবো, বাড়ি পুড়িয়ে দেবো, এরকম আমার সঙ্গে ব্যবহার করছিল, হুমকি দিচ্ছিল আমাকে কন্টিনিউ। আমি ভয়ে বেরোতে পারছিলাম না, কেন আমার তো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে, আমি কোথায় নিয়ে যাবো ওদেরকে ছুটে ছুটে সেই সময়তে। तो ये खुद उम्मीदवार थी और वो बता रही है उस वक्त वोटिंग चल रही थी, पोलिंग चल रही थी। पोलिंग बूथ पर आप सोचिए कितनी सुरक्षा बल रहे होंगे, सब कुछ रहा होगा, भीड़ रही होगी। उस सब के बीच एक महिला उम्मीदवार के साथ दूसरी पार्टी का उम्मीदवार ये कर रहा है, टीएमसी का उम्मीदवार है, उस पर आरोप ये लगा है। और विनोद जी कोई चर्चा नहीं है, कहीं नहीं है, क्यों? वीडियो नहीं है इसीलिए, या पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी का राज्य है इसीलिए? नहीं, चर्चा होनी चाहिए, और मैं तो इस बात के लिए आपके चैनल को साधुवाद दूंगा, कम से कम इस चीज़ को सामने लाए। और कोई महिला, भले वीडियो हो ना हो, लेकिन अगर कोई महिला कह रही है कि उसके साथ ऐसा हुआ तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि भले जांच आप कराइए उसकी, लेकिन उसको प्रथम दृष्टया आप खारिज नहीं कर सकते। क्योंकि आमतौर पर कोई भी महिला अपने सम्मान को लेकर के अकारण इस तरह की कोई बात नहीं करती है। इसलिए अगर वो कह रही हैं, और हम लोग खुद सुने, भले बंगला में बोल रही हो, लेकिन उनकी बातचीत से तो ये कहना कि खारिज करना गलत है। और ये मुद्दा देखिए, इसीलिए कम से कम नेता लोग तो राजनीतिक सुविधा के हिसाब से अपने बयान देंगे, वो बंगाल पे नहीं बोलेंगे, वो मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, वो राजस्थान पे बोलेंगे, वो छत्तीसगढ़ पे नहीं बोलेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन कम से कम बतौर मीडिया पर्सन, बतौर जर्नलिस्ट, हम लोगों को तो है ऐसे हर मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए और इनके खिलाफ बोलना चाहिए। और देश की राजनीति में ये ट्रेंड बहुत गलत है कि आप एक राज्य पर तो बोलें और दूसरे पर ना बोलें। मुझे लगता है कि इस तरह से ये अब भाई सवाल ये है कि अगर आप बंगाल पे बोलते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा रहे हैं। जो जिम्मेदार है इसके लिए, चाहे वो तृणमूल के उम्मीदवार हो या वहाँ के स्थानीय अधिकारी हो, पुलिस वाले हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी। बल्कि इसमें तो मैं तो कहूँगा ममता बनर्जी अगर जो जिस तरह भाषण सुन रहे थे, अगर उनकी वाकई लोकतंत्र के प्रति आस्था है, महिला सम्मान के प्रति आस्था है, तो खुद उन्हें इसका संज्ञान लेकर के और तुरंत इस पर जांच करवानी चाहिए। और जांच करवाने के बाद जो दोषी हैं, चाहे उनकी पार्टी को हो चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हाईकोर्ट के निर्देश पर अगर सीबीआई
जांच सौंप दी गई है और सीबीआई इन सारे मामलों की जांच करेगी, तो निश्चित रूप से सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। नहीं तो इस कई बार बंगाल की बात होती है तो हम लोग चर्चा में कई बार लगता है कि बंगाल में तो होता रहता है, बंगाल में तो हुआ होगा, ठीक है हाँ मान लिया, बंगाल में तो चलता है। ऐसा तो नहीं चल सकता ना कि आप किसी चीज को मान लेंगे पर कि भाई यहाँ तो होगा ही, यहाँ तो होता ही है, और इसके लिए क्यों दोष दे रहे हो? क्या सीपीएम के राज में नहीं होता था क्या? तो आज ममता बनर्जी को ही क्यों घेर रहे हो? इससे कुछ सही थोड़ी हो जाता है कि तब होता था तो अब क्यों ना हो, बल्कि तब होता था तो अब नहीं होना चाहिए। भाई होता था, उसी के विरोध में आप आए तो इसे नहीं होना। और एक सीरीज है, एक सीरीज में हो रहा है बंगाल के और अंदर। आप देखिए ना भाई, किसी भी महिला के खिलाफ अत्याचार, चाहे मणिपुर में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ या जैसे किसी भी राज्य में हो, ये किसी हालत में स्वीकार नहीं है समाज के अंदर, सब समाज में। लेकिन आप देखिए मणिपुर में जो हो रहा है वो दो समुदायों के बीच का संघर्ष है। बंगाल में तो ममता बनर्जी सत्ता का वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। चुनाव में खुलेआम हिंसा हो रही है, अभी आप देखिए पंचायत चुनाव में भी, उसके पहले विधानसभा चुनाव में भी। और जब हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां आएंगी चुनाव करवाने, उसका विरोध किया राज्य सरकार ने कि नहीं हम चुनाव करवाएंगे। तो जब वहां के राज्य सरकार ही नहीं चाहती कि वहां पर निर्भय और निष्पक्ष होकर चुनाव किया जाए, केंद्र की एजेंसियां आए, तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस सत्ता के खिलाफ 40 साल बंगाल में वामपंथियों का शासन रहा, उसके खिलाफ लड़के ममता बनर्जी सत्ता में आई, और आज जिस उनके हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी कहती थी कि मैं लड़के आऊंगी और राज्य को विकास के राह पे ले जाऊंगी, भुक्तभोगी है खुद हिंसा में, कांग्रेस ने भुगता है और ममता ने भुगता है। हमारे यहाँ नेता जो है खास तौर पर कैसे शब्द इस्तेमाल, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, कैसे दोगली बातें कर जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं, उस पर अभी अच्छा याद आया तो हम बात करते हैं। बंगाल में जो हुआ उसके अलावा कर्नाटक के अंदर अभी कुछ लड़के पकड़े गए और उनके ऊपर शक था कि ये लोग जो है अतिवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्हीं की निशानदेही पर एक के घर से बम बनाने का सामान मिला, ग्रेनेड मिले और बम बनाने का सामान मिला। यह मामला क्यों चर्चा में चल रहा है? चर्चा इसलिए नहीं कि लड़के पकड़े गए, इसीलिए कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने अपने मीडिया इंटरेक्शन में यह कहा, जब सवाल हुआ कि आतंकवादी हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी इनको आतंकवादी नहीं कहूंगा। बम मिल गया लड़कों के घर से, आप लड़की की निशानदेही पर मिला, और गृह मंत्री ये कह रहे हैं नहीं आतंकवादी नहीं है। ये क्या कहलाता है आपकी, मतलब गृह मंत्री इसको फिर और किस नाम से बुलाना चाहते हैं? वो ग्रेनेड किस लिए अपने घर में रखे हुए थे वो आदमी, या बम बनाने का सामान क्यों रखे हुए थे? मतलब आप आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब गृह मंत्री अगर ये बात कह रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर कैसे एक्शन लेगा? आप ही की पुलिस पकड़ रही है। हाँ, उसकी आगे हिम्मत कैसे होगी? आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी नहीं है तो वो अपराधी मानेंगे, कुछ तो आप मानेंगे। बम बनाने का काम जो है कोई सामान्य व्यक्ति, ऐसा तो है नहीं घर में बनने वाली चीज है, हर घर में बनती है, तो सामान्य बात है, वो भी बना रहा था तो क्या बुरा हुआ? बम बना रहा है, ऐसी गतिविधियों में लोग पकड़े जा रहे हैं, पीएफआई के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चल रहा है, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई, इस देश की पूरी डेमोग्राफी बदलने की उनकी जो योजना थी, उसके अलावा जिस तरह की गतिविधियां, जिस तरह के आतंकवादी गतिविधियां उन्होंने चलाई, उस सब को देखते हुए अगर आप इस तरह की बात करते, वो वही मानसिकता वही है जो अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की, जो आतंकवाद के आरोपी थे, उनका मुकदमा वापस लेने की। इतनी बुरी तरह से फटकार लगाई हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि भाई कल को आप इनको जो है पद्म पुरस्कार भी दे दीजिएगा। तो ये केवल वोट बैंक के लिए, और ये पक्का है कि वो मुसलमान होंगे, इसीलिए बचाने की कोशिश मुसलमान थे। तो इसके जरिए आप मुसलमानों का भी अपमान कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि मुसलमान चाहता है कि आतंकवादियों को बचाया जाए। ये किस तरह की मानसिकता है कि अगर आतंकवादी को बचाएंगे तो मुसलमान हमको वोट देगा? मैं कह रहा हूँ महिला सुरक्षा पे देखिए, राजस्थान में भी जो घटना घटी, वहां के एक मंत्री के भतीजे ने रेप किया, वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई, दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है उसके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अशोक गहलोत कह रहे कि हम जांच करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही वहां पे एक और मंत्री, उनके भतीजे ने, अभी गैंग रेप में उनका नाम आया है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, पुलिस के लिए हम जांच करेंगे, उसके बाद मामला दर्ज होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को महिला सुरक्षा को लेके किसी भी पार्टी और किसी भी पक्ष के ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। सभी मुख्यमंत्री को मोदी ने कहा ही है कि ऐसे मामले में बहुत त्वरित कार्रवाई की। या तो फिर ये कह देना कि इतना बड़ा देश है हमारे और इतनी बड़ी आबादी है, घटनाएं तो होंगी, फिर आप किसी भी राज्य की बात मत कीजिए।
फिर आप कहना बंद कर दीजिए कि भाई इस राज्य में जंगल राज आ गया है, यहाँ कानून का राज नहीं रह गया। या बोलना तो फिर सब पर बोलिए। 5 दिन पहले राजस्थान के मंत्री का बयान आया है कि राजस्थान मर्दों का राज्य है, इसलिए यहाँ रेप ज्यादा होते हैं। वो तो हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। चर्चा करी हमने, वहां की विधायक कह रही हैं कि कानून व्यवस्था खत्म। राजस्थान की विधायक, महिला विधायक कह रही है मुझ पर हमला हुआ, उस पर तो कार्रवाई आज तक की नहीं, मेरी सरकार ने कार्रवाई इस पे चर्चा कर ही रहे थे नहीं, विधानसभा में। मैं अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता। सुरक्षित महसूस नहीं करती। ठीक, विनोद जी। देखिए, जो महिलाओं सुरक्षा वाली बात है, जहाँ तक इस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारे मुख्यमंत्रियों से उन्होंने अपील की। दिक्कत क्या है, देखिए इसमें जो हमारे दोहरे मानदंड हैं सारे राजनीतिक दलों के, बिल्कुल, कि दिल्ली के पहलवानों का मसला होगा तो उस पर बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे, राजस्थान का मसला होगा तो कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, बंगाल का मसला होगा तो अपोजिशन वाले नहीं बोलेंगे, मणिपुर का मसला होगा तो एनडीए वाले नहीं बोलेंगे। ये जो हमारा जो दोहरा मानदंड है राजनीति का, ये सबसे बड़ी जड़ है इन सारी घटनाओं की, कि हमारा पाप जो है वो पुण्य है, दूसरे का पाप जो है पाप है। और मुझे लगता है ये जब तक ये बीमारी रहेगी राजनीति में, इस पे जनता को ही निर्णय लेना चाहिए। और निर्णय मतलब जब आप चुनाव में जाएं वोट डालने, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट डालें कि कौन जनता के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। और ये जो दोहरे मानदंड है, मुझे लगता है ये, और ये कहीं ना कहीं ये इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। ठीक। और ये इसके पीछे पूरी एक कड़ी है। भाई कहीं एक बच्ची के बलात्कार के पक्ष में जो जुलूस निकाले जाते हैं बलात्कारियों के पक्ष में, वो भी इस देश में हुआ है। कहीं जो है वो जेल से छूट के आते हैं तो माला पहना के उनको संस्कारी ब्राह्मण कहा जाता है, ये भी इस देश में हुआ है। और एक कर्नाटक घटना बता ही रहे हैं कि आतंकवादी कहने में उनको संकोच हो रहा है। राम रहीम को 30 दिन की फिर पैरोल मिली, 70 दिन पैरोल पे रह चुका है वो आदमी, जो मतलब वो है हत्या का बलात्कार का दोषी, दो आरोपी नहीं, दोषी। हाँ, तो ये, और वही हम लोग जो बात कर रहे थे कि आर्थिक अपराध में सब एक हैं, और राजनीतिक सब मामलों में भी सबका एक ही जैसा रवैया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।